हेलो ऑल, वेलकम टू BHS एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। तो बेसिकली नेचुरल रिसोर्स क्या होता है और इकोसिस्टम में रिसोर्सेज और इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ह्यूमन पे किस तरह पड़ता है, हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। बेसिकली अगर आपका देखा जाए तो यूजीसी ने जो सिलेबस दिया है, द कंपल्सरी इन्वायरमेंटल साइंसेज कोर्सेज इन ऑल द बैचलर्स प्रोग्राम, उसके लिए तो उस हिसाब से ये आपका यूनिट 2 आएगा। ठीक है, यूनिट 2। उसके अलावा भी आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक इन्वायरमेंटल साइंसेस के बारे में जानने के लिए या इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए भी आप हमारे वीडियोस गो थ्रू कर सकते हो, जिससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इस फील्ड में, सो यू कैन लर्न अबाउट ऑल दोज थिंग्स हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करी जाए इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट की, तो हमारे इन्वायरमेंट हमें बहुत सारे इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है और बहुत सारे गुड्स प्रोवाइड करता है। गुड्स बेसिकली आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कहते हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कहते हो गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेस्ट से आपको वुड मिलता है, लकड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन मिलता है, वाटर मिलता है इन्वायरमेंट से हमें, सॉयल मिलती है, और सॉयल पे ही हम एग्रीकल्चर करके या फिर फार्म्स करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा मिनरल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, माउंटेन सॉइल्स में हमें मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सारे जो हैं वो गुड्स के फॉर्म में है, मटेरियलिस्टिक फॉर्म में रिसोर्सेज हैं जो हमें इन्वायरमेंट, पर्यावरण प्रदान करता है। ठीक है, अब बात आती है सर्विसेज की। सर्विसेज आपको पता है कि डिफरेंस क्या है। गुड्स मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़, सपोज आपके पास पैसा है, आपने जा करके कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो आपको आपके पास वो सामान आ गया, दैट इज गुड्स। और सर्विसेज का मतलब कि सपोज आपके पास पैसा है, आप गए, आप ब्यूटी पार्लर में गए, आप स्पा सेंटर पे गए, ठीक है, या आप मेडिटेशन सेंटर पे गए, तो आपने क्या लिया वहाँ पे, उनकी थेरेपीज ली, उन्होंने आपको सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, बेसिकली ब्यूटी पार्लर में जा करके आपको सर्विसेज मिलती हैं। ठीक है, तो ये होता है सर्विसेज, जहाँ पे मैन पावर का यूज हो रहा है और आपको मतलब नॉट इन द फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्टिक चीज, बट आपको एक सर्विस मिल रही है। ठीक है, तो सर्विस भी प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी फॉरेस्ट में जा रहे हो फॉरेस्ट सफारी के लिए, आपने वहाँ पे प्लांट्स देखे हैं अलग अलग वेराइटीज़ के, आपने वहाँ पे एनिमल्स देखे हैं, आप एनिमल्स प्लांट को एक्सप्लोर कर रहे हो, वहाँ का नेचर फील कर रहे हो, तो ये सारे सर्विसेज हैं। ठीक है, मतलब जो भी वाइब्स है, आपको जो सूदिंग नेचर लगा, आप वाटरफॉल देखने जा रहे हो, आप फॉरेस्ट देखने जा रहे हो, आप केव्स देखने जा रहे हो, ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज हैं जो इन्वायरमेंट हमें देता है। सर्विसेज और भी फॉर्म में हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देर आर सो मेनी इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज वगैरह हैं, बीज हैं। ठीक है, ये सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं, ये पॉलिनेशन करते हैं, तो पॉलिनेशन से क्या होता है, हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है डिफरेंट प्लांट के मेल फीमेल पार्ट्स में। ठीक है, तो यानी कि नेचर ने इन इंसेक्ट्स को बनाया और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें बेनिफिट कर रहे हैं पॉलिनेशन जैसी चीज़ों में, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, सो ये भी सर्विसेज के अंदर आएगा। ओके, तो इन्वायरमेंट हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करता है, लाइक एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स, सोलर एनर्जी, और ये सारी चीज़ें एबायोटिक पार्ट होती है। ठीक है, तो जब कभी भी इन्वायरमेंटल या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात आएगी, तो नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल या इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। एक है एबायोटिक
एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक, ए का मतलब है एब्सेंस ऑफ बायोटिक, यानी कि लाइफ इसमें नहीं है, नॉन लिविंग है ये बेसिकली। बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल, जिसके पास लाइफ है, ठीक है। सो एबायोटिक एंड बायोटिक। तो एबायोटिक कंपोनेंट आप इसमें से कुछ भी देख लो, एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल, क्लाइमेट, सोलर एनर्जी, ये सब क्या है, ये लाइफलेस चीज है, इनके पास लाइफ नहीं है, दे आर नॉट बायोलॉजिकल, ठीक है, बट दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड वी यूज दैम एज अ रिसोर्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इन एवरी फॉर्म वी यूज दैम एज अ रिसोर्स। तो हमारे लिए ऐसे रिसोर्स एबायोटिक रिसोर्स कहलाएंगे जो लाइफलेस हैं, ओके। नेक्स्ट है बायोटिक, यानी कि लिविंग। बायोटिक कंपोनेंट जिसमें प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स आते हैं, ये सारे लिविंग कंपोनेंट हैं। भले ही आपको स्मॉल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया आता है, कुछ एल्गी होते हैं जो सिंगल सेलुलर होते हैं, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गीज कहते हैं, BGS कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज। इनके अलावा कुछ फंगस है जो सिंगल सेलुलर है, इन सबको माइक्रोब्स कहते हैं। फंगस में ईस्ट, सिंगल सेलुलर फंजाई, ठीक है। सो दिस आर द माइक्रोब्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, ओके। सो आई होप दिस टू टर्म्स आर नाउ क्लियर टू यू ऑल, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक एब्सेंस ऑफ लिविंग या नॉन बायोलॉजिकल, बायोटिक यानी कि लिविंग, ओके। These organisms survive as interdependent communities within a specific habitat, such as forests, grassland, desert, rivers, lake, mountain, and oceans. ठीक है, तो ये सब अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, वो जगह जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। फॉर एग्जाम्पल फिश की अगर आप बात करोगे तो फिश का हैबिटेट क्या है, वाटर में भी स्पेसिफिक, कि अगर वो फ्रेश वाटर में, रिवर वगैरह में रहती है तो फ्रेश वाटर फिश होगी, अगर वो सी वाटर में, सलाइन वाटर में रहती है तो वो मरीन वाटर फिश होगी, ठीक है। तो हैबिटेट मतलब कि लोकेशन क्या है, कहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है, दैट इज देयर हैबिटेट। उसके बेसिस पे अगर आप अलग अलग लैंडस्केप देखोगे, ग्रास लैंड, डेजर्ट, वाटर, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स उन जगह पे पाए जाएंगे, बेसिकली उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ओके। टुगेदर एबायोटिक एंड बायोटिक पार्ट फॉर्म्स इकोसिस्टम। अब इन सारी चीजों को जब आप एक स्फेयर में रखोगे तो ये बनता है इकोसिस्टम, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और दोनों मिल करके अपने सराउंडिंग को भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये पूरा जो सिनेरियो है इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम्स, ठीक है। मेनी ऑर्गेनिज्म सर्व एज अ डायरेक्ट फूड सोर्सेज while other support food chain प्रोडक्शन इनडायरेक्टली। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि प्लांट्स क्या हैं, डायरेक्टली फूड बना लेते हैं अपना, ठीक है, और एनिमल्स क्या हैं, उन फूड को कंज्यूम करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस तरह से लाइफ फॉर्म अर्थ पे चल रही है या इकोसिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में जो सारी चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, लाइक एनर्जी की बात करी जाए तो वो सोलार से आ रहा है, ठीक है, सन से आ रही है, सोलर मतलब सनलाइट, सन से आ रही है वो एनर्जी, ठीक है। वाटर भी इन्वायरमेंट से ही आ रहा है, एयर, एटमॉस्फेयर भी इन्वायरमेंट का पार्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। सो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्ट फूड सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, वाइल अदर सपोर्ट फूड प्रोडक्शन इनडायरेक्टली, कुछ इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करना, जैसे कि पॉलिनेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जिसके वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल है फूड का, ठीक है।
So plant reproduction, soil, animal recycle, nutrient, fungi और termites decompose organisms. So basically कुछ organisms हैं जो soil fertility को maintain कर रहे हैं, कुछ organisms हैं जो plant के reproduction में help कर रहे हैं so that crop formation हो सके. तो there are so many organisms, यानी कि living component, biotic component of the environment, जो कि हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे फूड रिसोर्सेज में हेल्प कर रहा है, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम को चलाने के लिए, इकोसिस्टम को रन करने के लिए ये सारी ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, सारे ऑर्गेनिजम्स इम्पॉर्टेंट है, सारा का सारा एबायोटिक कंपोनेंट ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है. आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं. इन केस अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता है तो आप हमारे वीडियोस पे कमेंट कर सकते हो. और देयर इज़ ऑल्सो आवर व्हाट्सएप ग्रुप, नॉट ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, ब्रॉडकास्ट टाइप का है, तो आपको उसका भी लिंक हमारे यूट्यूब के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो. इन केस इफ़ यू नीड ऑल दिस मटेरियल्स तो वी विल प्रोवाइड यू देयर. और यू हैव टू कॉमेंट अस, ठीक है. कॉमेंट्स ही हैं जिनके थ्रू वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट. और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि या दिस काइंड ऑफ वीडियो आर इफेक्टिव फॉर योर स्टडीज़, सो डू लाइक अस, डू शेयर आवर वीडियोज़, क्योंकि यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें इनकरेज करती हैं कि वी हैव टू गिव आवर टाइम इन दिस डायरेक्शन एज वेल, ठीक है. तो दैट कीप्स आवर मोटिवेशन अलाइव. सो वी आर न्यू हियर, सो काइंडली सपोर्ट अस आफ्टर डूइंग. अगर आपको लगता है कि या इट इज़ बेनिफिटिंग यू, देन ओनली यू कैन डू इट, ओके, नॉट मैंडेटरी. अगर बेनिफिट नहीं मिल रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, ओके. चलिए आगे देखते हैं. So, environment provides us goods and services, as we have discussed earlier. तो वो goods और services क्या होते हैं? ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं. बेसिकली environment या फिर natural resources को, ठीक है, आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एबायोटिक एंड बायोटिक. एबायोटिक इज नॉन लिविंग कंपोनेंट, बायोटिक इज लिविंग कंपोनेंट, ठीक है. तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं ये सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ओके. चलिए, सो इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर कोई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है. सो देयर इज अ इंटरेक्शन, ठीक है. इंटरेक्शन किसका है? एबायोटिक और बायोटिक पार्ट का इंटरेक्शन, ठीक है. सो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं. बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आपस में भी इंटरेक्शन है. इंटरेक्शन विद इन themselves, ठीक है. ये एबायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये खुद में भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके अलावा ये अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें ही अपने इन्वायरमेंट से भी, अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्ट करती हैं. तो इस तरह का सेटअप जहाँ पे ऐसा होता हो, वो किसी भी सेटअप को हम कहेंगे इकोसिस्टम, ठीक है. अब इकोसिस्टम भी दो तरह के होते हैं. एक तो है नेचुरल, जो कि प्राकृतिक है, ठीक है, जो नेचर में पाया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट, पॉन्ड, डेजर्ट, मरीन, ओशियन, सी, ठीक है. एक होता है आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, ठीक है. सो बेसिकली मैन मेड इकोसिस्टम्स भी होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं.
अब ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपका कोई खेत है, फील्ड है, और आपने फील्ड में पैडी लगाया हुआ है, धान लगाया हुआ है, ठीक है, और वहां पे वाटर है, वाटर लोडेड है, या फिर किसी भी चीज का फील्ड है, खेत है, कोई भी क्रॉप का, तो दैट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। खुद से अपने आप नहीं था, वहां पे आपने क्रिएट किया है, कोई खेत है, कोई बगीचा है, ठीक है। तो इस तरह का जो इकोसिस्टम होता है उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज क्रिएटेड बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, और एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल का एग्जाम्पल है आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम आर्टिफिशियली जहाँ पे फिश रहती हैं, ठीक है, तो उसमें आप सारी चीज़ें इनपुट देते हो, आप उनको एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है, आप उनको वाटर तो देते ही हो, आप उनको एयर भी ब्लो करते हो अंदर कि सो दैट एरिएशन होता रहे, ऑक्सीजन उनको मिलता रहे। कुछ प्लांट्स होते हैं, आप उनको फीड कराते हो, ठीक है, फूड रिसोर्सेज आते हैं, देयर आर ऑल्सो सम काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या है, एक तरह का आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैडी फील्ड इज एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, या एक्वेरियम एग्जाम्पल है, या गिव टू एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ऐसे करके क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। ओके, अगला हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। अब इतिहास कैसा रहा है? हमें पता है कि ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, बट ह्यूमन का इंटरेक्शन कैसा रहा है, ह्यूमन के इंटरेक्शन का इतिहास कैसा रहा है, बेसिकली हम वो देखने वाला है, ठीक है। तो 10,000 साल के अराउंड पहले ह्यूमन शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। पहले आपको पता है हम लोग हंटिंग वगैरह करते थे, मतलब हमारे एंसेस्टर जो थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, और वही उनका फूड, रॉ मीट उनका फूड होता था, ठीक है। तो वहां से शिफ्ट करके एग्रीकल्चर करना, खेती बाड़ी करना, एग्रीकल्चर करना एक बहुत ही इवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया ह्यूमन के इतिहास में, ठीक है। और यहीं से ह्यूमन का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ बहुत हद तक चेंज हो गया, क्योंकि जब आप हंट करके, गैदर करके आप अपना फूड एक्यूमुलेट कर रहे हो, तो यू आर जस्ट लाइक एनी अदर एनिमल्स आउट देयर, ठीक है, जैसे आज के टाइम में जानवर कर रहे हैं। बट हमारा सिविलाइज्ड होना, हमारा एग्रीकल्चर पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें क्या हुआ, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया हमारे और हमारे इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन, ठीक है। और यही वो फैक्टर है जो कि नेचुरल सिस्टम को बदलने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फॉरेस्ट कट डाउन होने लगे, फार्मलैंड बनने लगा, ग्रासलैंड्स को काट करके फार्म बनाने लगे लोग, ठीक है। आपने झूम करके कल्टीवेशन का नाम सुना होगा, जहाँ पे एक बंच में लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कम्युनिटी के, ठीक है, आपस में उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, और वो क्या करते हैं, एक जगह शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। ओवर द टाइम जब उनको लगता है कि द सॉइल इज नाउ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड अमाउंट ऑफ क्रॉप, मतलब कि बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई है, ठीक है, तो वो वहाँ से मूव करके वो दूसरी जगह जाते हैं, जंगल को साफ करते हैं, फिर वहाँ पे वो हैबिटेट अपना रहने का जगह बनाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर वहाँ से। तो बेसिकली झूम कल्टीवेशन इज लाइक कि शिफ्टिंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये सब क्या करने लगा, ये सब जो एक्टिविटीज आई वो इन्वायरमेंट को चेंज करने लगा ओवर द टाइम, ठीक है। फिर हमारे और रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगे, हम और डेवलप करने लगे ओवर द टाइम। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स और हमारा इंटरेक्शन और हमारा इन्वायरमेंट से कंजप्शन, रिसोर्सेज का कंजप्शन बेसिकली हम बोले, वो भी चेंज होने लगा, बढ़ने लग गया। हमारा ग्रीड, ओवरऑल हमारा जो लालच है रिसोर्सेज को लेकर के, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, वो बढ़ने लगा। फिर चाहे वो आपका वाटर हो, ग्राउंड वाटर हो, चाहे वो आपका मिनरल हो, चाहे वो आपके इसेंशियल एलिमेंट्स हो जो माउंटेन्स वगैरह में पाए जाते हैं, हर वो चीज़, ठीक है। इनिशियली डिपेंडेंट ऑन रेन एंड रिवर्स, पहले पानी के लिए
पानी के लिए बारिश या नदियों पर डिपेंड करते थे लोग, ठीक है। फिर उनको पता चला कि ग्राउंड वाटर भी होता है, तो वेल्स बनाने लगे, डैम्स बनाने लगे। फिर जब पता चला कि सॉइल एक टाइम के बाद अनफर्टाइल हो जाता है, वो उतना इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो फर्टिलाइजर्स का इन्वेंशन हुआ, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चालू किए हैं। फिर कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए पौधों की, तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटीग्रली इन्वायरमेंट को अफेक्ट करना चालू कर जाती हैं ओवर द टाइम, ठीक है। However, this practice lead to overuse and depletion of natural resources. So ये जो प्रैक्टिस ह्यूमंस ने स्टार्ट किया, इसके वजह से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें उनका स्ट्रक्चर चेंज होने लगा, ठीक है, उनका डेप्लीशन होने लगा। ओके, तो कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, रिन्यू नहीं हो सकते हैं, तो वो खत्म होने लगे, एग्जॉस्टिंग, ठीक है, खत्म होने लगे। इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो हमारे बढ़ते हुए डिमांड को क्या कर रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है, अभी भी झेल रहा है। अगर हम अवेयर हो जाते हैं और अपने डिमांड्स को कम करते हैं तो इकोसिस्टम सस्टेन कर सकता है, अपने आप को बैलेंस कर लेगा ओवर द टाइम। बट अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, कोलैप्स कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री एंड इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आपको इसमें बहुत सारा कंटेंट चाहिए होगा पेपर पढ़ने के लिए अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, so you can write us comments, we will provide you on our WhatsApp channel, okay, ठीक है। तो अर्थ रिसोर्सेज की बात करें तो देर आर सो मेनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज, और हम बारी बारी उनको देखेंगे, ठीक है। और रिसोर्सेज की बात है तो ऐसा रिसोर्स जो मैन काइंड पे डिपेंडेंट हो और प्रोवाइड करे सोर्सेज, ठीक है, तो इनको हम लोग अर्थ या मैन रिसोर्सेस कहते हैं। इसमें आपका सब कुछ आ जाता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एवरीथिंग, ओके। सो फ्रॉम सेकेंड लेक्चर वी विल स्टार्ट द एटमॉस्फेयर, देन हाइड्रोस्फेयर, देन लिथोस्फेयर, ओके। So I hope you like this video. Please don't forget to like, subscribe our channel, okay. Thank you for watching this video.